डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिक इम्यूनिटी में अपने को पता है दो प्रकार की इम्यूनिटी आती है, एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है ये बीटा लिम्फोसाइट्स के द्वारा लाई जाती है और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा अपने शरीर में पैदा की जाती है। तो आज अपन ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में तो विस्तार से पढ़ेंगे। बीटा लिम्फोसाइट्स द्वारा उत्पन्न विशिष्ट इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जैसे ब्लड में, प्लाज्मा में, म्यूकस सेक्रेशन में, लिम्फ आदि में घुलकर शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली को ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। ह्यूमर मीन्स तरल। तो ये जो एंटीबॉडीज बनती हैं बीटा लिम्फोसाइट्स के द्वारा, ये अपने ब्लड के द्वारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर आ जाती हैं, ब्लड के अंदर घूमती रहती हैं, अपने म्यूकस के अंदर सेक्रेट होती रहती हैं और कई सारे जो सेक्रेशंस हैं उनके अंदर सेक्रेट होती रहती है। और जहाँ कहीं पे एंटीजन मिलता है उस एंटीजन को ये निष्क्रिय करती रहती हैं, इसलिए इनको अपना ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। ये ह्यूमर मीन्स ये तरल के द्वारा प्रदान की जाती है। इन जो तरल होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज घुली हुई रहती हैं। एंटीबॉडी निर्माण एक अति जटिल प्रक्रिया है जो कि एंटीजन द्वारा शुरू होती है। अपने को पता है जो ही शरीर के अंदर एंटीजन जाएगा, फेगोसाइटिक सेल्स हैं उनका भक्षण करेंगे और जो एंटीजन होता है, कोई भी फॉरेन जो पार्टिकल होता है उसका एंटीजन है, उनके MHC सेकेंड मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाता है और उसके बाद में ये इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, इसको अपन पढ़ेंगे। और विभिन्न कोशिकाओं की तथा उन पर स्थित विभिन्न जैव रासायनिक पदार्थों के मध्य अंतःक्रिया द्वारा संपादित होती है। तो ये एक तरीके की बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि मॉलिक्यूल्स के आपस में इंटरेक्शन के द्वारा सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है और सेल्स फिर इनका सेक्रेशन है वो शुरू करती हैं। एंटीजन सबसे पहले फेगोसाइट्स जो मैक्रोफेग या डेंड्राइट सेल्स होती हैं उनके संपर्क में आता है। अपने शरीर में जब भी कोई एंटीजन जाता है तो सबसे पहले इनके संपर्क में आएगा। मैक्रोफेग एंटीजन को प्रोसेस्ड कर अपनी सतह पर ले आती है। भाई बाकी जैसे बैक्टीरिया, वायरस जो भी है उनका बाकी पार्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है मैक्रोफेग के अंदर, और जो एंटीजन होते हैं वो एंटीजन इनकी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, सतह पे आ जाते हैं। और ये टी सेल्स के लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का कार्य करती है जो मैक्रोफेग है। तो ये जो एंटीजन है ये मैक्रोफेग के MHC सेकेंड मॉलिक्यूल पे आ जाता है और ये एंटीजन अब जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं उनके लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम करेंगे। अब ये एंटीजन है वो टी सेल्स के पास पहुंचेगा। टी सेल्स जो ही इनके संपर्क में आती है एंटीजन जो मैक्रोफेग एंटीजन को लिए हुए है, और उसके साथ जब भी टी हेल्पर सेल्स जुड़ती है तो जुड़ती ये इंटरल्यूकिन सेकेंड का सेक्रेशन शुरू कर देती है। इंटरल्यूकिन ये केमिकल होते हैं, ल्यूकोसाइट्स आपस में जिन केमिकल्स की सहायता से कम्युनिकेट करती हैं उन केमिकल्स को अपन इंटरल्यूकिन कहते हैं। तो जो इंटरल्यूकिन सेकेंड है उसका सेक्रेशन शुरू कर देती है टी हेल्पर सेल्स। एंटीजन और TH सेल के ग्राही अंतःक्रिया कर डिफ्रेंशिएट होकर IL इंटरल्यूकिन सेकेंड का सेक्रेशन शुरू कर देती हैं। ये भी टी सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ क्रिया करती हैं। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है विद MHC सेकेंड मॉलिक्यूल, इंटरल्यूकिन सेकेंड ऑटोक्राइन तरीके से क्रिया करता है, अर्थात इंटरल्यूकिन सेकेंड H सेल को उस पर उपस्थित ग्राही से क्रिया करके TH2 सेल्स के अंदर विभेदित कर देता है। यानी जो कोशिका स्रावित कर रही है उसी पे ये दोबारा उनको एक्टिवेट कर देता है, उन्हीं पे ये काम करता है, इसलिए इसको अपन ऑटोक्राइन तरीका कहते हैं। और जो टी हेल्पर सेल्स है उसको TH2 सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट कर देता है और तथा प्रचुरोद भवन या मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है। इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन है वो शुरू हो जाता है, क्लोन बनने शुरू हो जाती है इनके। TH2 सेल्स है वो फिर जो डिफ्रेंशिएटेड होने के पश्चात
इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 10 का सेक्रेशन शुरू कर देती हैं। और ये साइटोकाइंस वो इंटरल्यूकिन ल्यूकोसाइट्स के मध्य अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो उनको इंटरल्यूकिन कहेंगे, और दूसरी सेल्स के साथ अगर क्रिया कर रहे हैं, केमिकल से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनको अपने साइटोकाइंस कहेंगे। तो इन साइटोकाइंस का सेक्रेशन शुरू कर देते हैं। ये साइटोकाइंस बी सेल्स के डिफ्रेंशिएशन और एक्टिवेशन को शुरू कर देते हैं, इनके लिए उत्तरदायी हैं। इन साइटोकाइंस के द्वारा जैसे IL-4 है, IL-5, 6, IL-10, ये फिर बी सेल्स को एक्टिवेट और डिफ्रेंशिएट के लिए उत्तरदायी होते हैं। और बी सेल्स एक्टिवेट होकर फिर प्लाज्मा सेल्स के अंदर बदल जाती है, और प्लाज्मा सेल्स फिर एंटीबॉडीज का सेक्रेशन है वो शुरू कर देते हैं। जो कशेरुकी प्राणी हैं लगभग 1 बिलियन प्रकार की एंटीबॉडीज का निर्माण कर सकते हैं, और जो जीन रीअरेंजमेंट फेनोमेन के द्वारा ही संभव है। भाई इतने सारे जीन तो होते नहीं हैं कि 1 बिलियन प्रकार के जीन वो एंटीबॉडीज बनाने, तो जो जीन होते हैं वो रीअरेंज होके, वो जीन वही होते हैं पर रीअरेंज होकर अलग अलग एंटीबॉडीज़ का निर्माण शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बीटा लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं। 2 प्रकार के लिम्फोसाइट्स होती हैं, एक तो टी लिम्फोसाइट्स और दूसरी बी लिम्फोसाइट्स, जो कि अपने को पता ही है, जो बर्सा ऑफ फेब्रिशियस या लीवर के अंदर जाके मेच्योर होती हैं, बोन मेरो में बनती हैं। लीवर या पक्षियों के अंदर बर्सा ऑफ फेब्रिशियस ऑर्गन के अंदर जो डिफ्रेंशिएट होती हैं या इनकी सतह पर विशेष प्रोटीन्स लगा दी जाती हैं, अब इनको अपन बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। बी लिम्फोसाइट्स की सतह पर विशेष इम्यूनोग्लोबुलिन IG प्रोटीन्स लगी रहती हैं, जो कि एंटीजन के साथ क्रिया करके प्रोलिफरेशन और प्लाज्मा सेल्स तथा समृद्धि कोशिकाएं में व्यक्त हो जाती हैं। तो जो ही कोई बीटा लिम्फोसाइट्स है एंटीजन के संपर्क में आती है तो इनके ऊपर जो लगे रहते इम्यूनोग्लोबुलिन लगे रहते हैं, ये एंटीजन की स्टडी कर लेते हैं, और जो बीटा लिम्फोसाइट्स है उसके क्लोन तैयार हो जाते हैं प्रोलिफरेशन के द्वारा, और कुछ कोशिकाएं प्लाज्मा सेल्स के अंदर, कुछ कोशिकाएं समृद्धि कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं, जो कि आगे चलकर फ्यूचर के अंदर जब कभी भी वो एंटीजन आता है तो उस एंटीजन के प्रति फटाफट एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू कर देती हैं। विभेदीकृत प्लाज्मा कोशिका लिम्फ नोड के मेडुला में जाकर स्थापित हो जाती है। भाई जो कोट मेडुला के अंदर स्थापित हो जाती है, जो आपके जो प्लाज्मा सेल्स हैं, और जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो कोर्टिकल रीजन में जाके स्थापित हो जाती हैं। यहाँ से विशिष्ट एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू कर देती हैं, 2000 मॉलिक्यूल पर सेकंड की दर से बनाना शुरू कर देती हैं। ये एंटीबॉडीज इफेरेंट ब्लड वेसल्स के द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुंचकर एंटीजन को निष्क्रिय कर देती है, जीव को बीमारी से उबार लेती हैं। तो जो अब ब्लड लिम्फ नोड से जो ब्लड बाहर जा रहा है, इफरेंट ब्लड लिम्फ वेसल्स उनके द्वारा ये निकलती रहती हैं, संपूर्ण शरीर में ये पहुंच जाती हैं। जहाँ कहीं भी एंटीजन होता है उसको निष्क्रिय करके जीव को बीमारी से बचाती रहती हैं। इन कोशिकाओं का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है और फिर ये नष्ट हो जाती हैं। दूसरा जो समृद्धि कोशिकाएं डिफ्रेंशिएटेड अवस्था के अंदर लिम्फ नोड के कोर्टेक्स में जाकर स्थापित हो जाती हैं, जहां ये रेस्टिंग स्टेज में सालों तक रह सकती हैं। जब भी वही एंटीजन दोबारा शरीर में प्रवेश करता है, समृद्धि कोशिकाएं टी सेल्स की सहायता के बिना ही तुरंत प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित होकर IgG इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी G का उत्पादन शुरू कर देती हैं, ताकि बीमारी से फटाफट जीव को उबारा जाए। इस प्रकार इन कोशिकाओं द्वारा या इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी द्वारा प्राइमरी रेस्पॉन्स के बजाय जो प्राइमरी रेस्पॉन्स है उसकी बजाय ये मेमोरी सेल्स जो इम्यूनिटी प्रदान करती हैं वो ज़्यादा प्रभावी होता है और ज़्यादा कारगर होता है, कारण कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन G का निर्माण शुरू कर देती हैं। जैसे कि अपने इस ग्राफ में देखा रखा है, एक तरफ तो जो सीरम है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ की मात्रा है, टिटर है, और दूसरा टाइम के साथ अपन कंपेयर करें तो शुरू के अंदर जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है वो बड़ा हल्का होता है। इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो मुख्य रूप से इम्यूनोग्लोबुलिन M बनती हैं, जबकि जो दूसरा रेस्पॉन्स जो मेमोरी कोशिकाओं के द्वारा शुरू किया जाता है उसके अंदर उसका रेस्पॉन्स बहुत तेज़ होता है, और इसके अंदर मुख्य रूप से इम्यूनोग्लोबुलिन G का निर्माण होता है। तो जो सेकंड या मेमोरी सेल्स के द्वारा जो रेस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है।
बी सेल्स का निर्माण बोन मेरो के स्टेम सेल्स से होता है। ये स्टेम सेल्स रक्त परिसंचरण द्वारा लीवर या वर्षा लाइक ऑर्गन्स में आती हैं। यहाँ पर इन कोशिकाओं में IgM और IgD के जीन स्विच ऑन होकर अति विशिष्ट बी सेल में डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। तो इनकी सतह पे IgM और IgD इम्यूनोग्लोबुलिन लगी रहती हैं और उनके जीन्स को स्विच ऑन कर दिया जाता है। जो ही अविशिष्ट बी सेल्स के ग्राही IgM और D एंटीजन के संपर्क में आते हैं, बी सेल्स सक्रिय होकर माइटोसिस द्वारा S, G और G2 फेज में आ जाती है, यानी इस कोशिका के क्लोन तैयार होना शुरू हो जाएंगे। इससे डिफ्रेंशिएशन की क्रिया शुरू हो जाती है। परिणाम स्वरूप अविशिष्ट बी कोशिका क्रमशः प्री मैच्योर बी सेल्स, मैच्योर बी सेल्स, एक्टिवेटेड बी सेल्स और लास्ट में प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स के अंदर रूपांतरित हो जाती है। तो कहने का मतलब जो ही शरीर के अंदर एंटीजन आता है, एंटीजन बी सेल्स के साथ क्रिया करता है। बी सेल्स के अंदर जो IgM और IgD के जो जीन होते हैं वो स्विच ऑन हो जाते हैं, कोशिका सक्रिय हो जाती है और उन एक तरीके से कोशिका का जो अंदर की जो मैकेनिज्म है वो एंटीजन को पढ़ लेती है और उसके पश्चात उसके अंदर उसके क्लोन तैयार हो जाते हैं और जो क्लोन होते हैं उनमें से कुछ कोशिकाएं प्री मैच्योर बी सेल्स के अंदर, मैच्योर सेल्स के अंदर, एक्टिवेटेड सेल्स के अंदर और लास्ट में प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और एंटीबॉडीज का निर्माण है वो शुरू कर देती हैं। अविशिष्ट बी सेल्स की सतह पर लगभग 10,000 प्रकार के ग्राही लगे रहते हैं, किंतु परिपक्वन या अपन मैच्योर होने के पश्चात इनकी सतह पे सिर्फ एक ही प्रकार का ग्राही पाया जाएगा जो एंटीजन के साथ क्रिया करेगा। तो डायग्राम में दिखा रखा है, बोन मेरो से कोशिका बनती है, फिर लीवर के अंदर ये बीटा लिम्फोसाइट्स के अंदर मैच्योर बदलती है और वहाँ से फिर ये एंटीजन के साथ क्रिया करके इसके क्लोन तैयार हो जाते हैं और इन क्लोन में से कुछ कोशिकाएं प्लाज्मा सेल्स के अंदर बदल जाती हैं और कुछ कोशिकाएं हैं वो मेमोरी सेल्स के अंदर बदल जाती हैं। लास्ट में जाके जो प्लाज्मा कोशिकाएं लगातार एंटीबॉडीज़ का निर्माण शुरू कर देती हैं और मेमोरी सेल्स फ्यूचर में जब कभी भी वो एंटीजन आता है दोबारा ये IgG का सेक्रेशन है वो शुरू कर देती हैं। अब अपन देखते हैं बी सेल्स एक्टिवेट कैसे होती है, इसके एक्टिवेशन की मैकेनिज्म है वो देखते हैं। परिपक्व बी सेल्स तब ही एंटीबॉडीज़ का सेक्रेशन शुरू करती है जब उसे उपयुक्त संकेत मिलते हैं या संदेश मिलता है या सीधा एंटीजन इनके संपर्क में आ जाता है। तो ये या तो एंटीजन के द्वारा या जो संदेश मिलता है वो TH सेल्स के द्वारा मिलता है, तो या तो TH सेल्स के द्वारा ये एक्टिवेट होंगे या सीधा एंटीजन से भी ये एक्टिवेट हो सकती हैं। तो पहले अपन देखते हैं TH सेल्स के द्वारा T डिपेंडेंट एक्टिवेशन को देख लेते हैं कि TH सेल्स हैं वो कैसे इनको एक्टिवेट करती हैं। बहुत से एंटीजन की सतह पर एक से अधिक एपिटोप पाए जाते हैं, जबकि बी सेल्स की सतह पर केवल एक ही एपिटोप के प्रति संवेदी होती है। जो एंटीजन होते हैं उसके ऊपर कई सारे एपिटोप्स हो सकते हैं, पर बी सेल्स एक ही प्रकार के एपिटोप को पढ़ सकती है, तो कई बार एंटीजन है वो सीधा इसको एक्टिवेट नहीं कर पाता, तो इसके लिए टी सेल्स की मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ती है। अतः सीधे एंटीजन से क्रिया ना करके TH सेल की मध्यस्थता द्वारा क्रिया कर प्लाज्मा कोशिका में परिवर्तित होती है। मैक्रोफेज सेल फैगोसाइटोसिस द्वारा बैक्टीरिया या अन्य बाह्य अणु का पाचन कर उसके एंटीजन को MHC मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC का पूरा नाम है मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, सेकंड की सतह पे ले आती है तथा TH सेल्स के लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का कार्य करती है। इसके अलावा मैक्रोफेज IL-1 और IL-6 का सेक्रेशन कर देती है जो कि TH सेल्स के विभाजन को बढ़ावा देती है, तो इनके डिवीजन है वो बढ़ा देती है। ये मैक्रोफेज इंटरल्यूकिन-1 और इंटरल्यूकिन-6 का सेक्रेशन करती है जिससे टी सेल्स के अंदर माइटोसिस की क्रिया बढ़ जाती है, जिससे TH सेल्स के क्लोन तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा IL-1 है वो हाइपोथैलेमस को उद्दीपित कर शरीर का तापमान बढ़ा देता है, जिससे
TH सेल्स की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो जो अपना थर्मोस्टेट पॉइंट होता है हाइपोथैलेमस में, इंटरल्यूकिन है उस थर्मोस्टेट पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर राइज कर देता है, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, या अपन कह सकते हैं फीवर पैदा हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे टी सेल्स की जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है। TH सेल से इंटरल्यूकिन 2 और 6 के सेक्रेशन को उत्प्रेरित करती है, जो कि TH सेल्स को TH2 सेल्स के अंदर परिवर्तित कर देती है। तो जो टी हेल्पर TH1 सेल है वो TH2 सेल्स के अंदर बदल जाती है। TH2 सेल्स MHC सेकंड एंटीजन समान संरचना वाली बी सेल्स के MHC सेकंड के साथ अंतःक्रिया कर उसे उद्दीपित कर देता है। तो जो एंटीजन MHC मॉलिक्यूल सेकंड के ऊपर है वो बी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है तथा साइटोकाइंस बी सेल्स ग्रोथ फैक्टर का स्रवण शुरू कर देते हैं, जिससे बी सेल्स में विभाजन होकर संख्या में वृद्धि हो जाती है। बी सेल्स हैं ये डिवाइड होकर क्लोन बनाना शुरू कर देती हैं। जब बी सेल्स की संख्या पर्याप्त वृद्धि हो जाती है तो टी हेल्पर सेल्स द्वारा अन्य साइटोकाइंस, जिसे अपन बी सेल्स डिफ्रेंशिएशन फैक्टर कहते हैं, BCDF का निर्माण शुरू कर देती हैं। तो अब डिवीजन रुक जाएगा और इनका डिफ्रेंशिएशन है वो शुरू हो जाएगा, जिससे बी सेल्स का विभाजन रुक जाता है और डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाता है। इस प्रकार बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में परिवर्तित होकर एंटीबॉडीज का स्रवण है वो शुरू कर देती है। बी सेल स्वयं भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह कार्य कर सकती है। कई बार जब Ag की सांद्रता काफ़ी कम हो, एंटीजन का सांद्रता काफ़ी कम हो, तो बी सेल्स एंडोसाइटोसिस द्वारा एंटीजन को ग्रहण कर TH सेल्स को प्रेजेंट कर देती है। टी हेल्पर सेल्स उत्दीपित होकर TH2 सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और TH2 सेल्स है वो बी सेल्स को एक्टिवेट कर देती है। किंतु IgG, IgA और इम्यूनोग्लोबुलिन E का स्रवण टी डिपेंडेंट उद्दीपन के द्वारा ही होता है। तो कई बार जब एंटीजन की सांद्रता बहुत कम है, TH सेल्स ज़्यादा सक्रिय नहीं होती है, तो ये खुद भी एंडोसाइटोसिस द्वारा एंटीजन को लेती हैं, फिर TH1 सेल्स को दे देती हैं। TH1 सेल्स है वो TH2 सेल्स के अंदर बदल जाती है और वो फिर इनकी सतह के ऊपर जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है उनके जीन्स को बी सेल्स के बीटा लिम्फोसाइट्स के जीन्स को एक्टिवेट कर देती हैं या प्लाज्मा सेल्स के अंदर बदल देती हैं। अब अपन देखते हैं कि टी इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन कैसे हो जाता है, बिना टी सेल्स की सहायता के जो एक्टिवेशन है वो कैसे हो जाता है। कुछ एक एंटीजन जैसे बैक्टीरिया के फ्लैजिला कैप्सूल या ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में उपस्थित लिपोपॉलीसेकेराइड एंटी-आईजी आदि उपस्थित रहते हैं, जो बिना टी सेल्स की मध्यस्थता के सीधे ही बी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तो इनकी जो फ्लैजिलम है और पिलाई है, सेल वॉल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं या पेप्टाइड ग्लाइकन है, ये सीधा बी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। ये एंटीजन पॉलीमेरिक एंटीजन होने चाहिए, यानी ये एक रिपीट सेम बार बार रिपीट होती रही। बी सेल्स की सतह पे उपस्थित IgM के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना लेती हैं। जो IgM लगा रहता है उसके साथ बॉन्ड क्रिया कर लेती हैं और बी सेल्स एक्टिवेट होकर सीधा ही एंटीबॉडीज का सेक्रेशन है शुरू कर देती हैं। पर ऐसे एंटीजन से इम्यून रिस्पॉन्स अपेक्षाकृत कमज़ोर होता है और सिर्फ IgM का ही सेक्रेशन शुरू कर सकता है। आगे ये क्लोनिंग की मैकेनिज्म दे रखी है अपन तो ये लगातार इनकी जो एक्टिवेट होके पहले ऊपर दे रखा है, ये मैक्रोफेज कोशिका है, इसकी सतह पे MHC सेकंड लगा रहता है और ये जो टी हेल्पर सेल्स है इसके CD4 प्रोटीन लगी रहती है टी सेल्स के रिसेप्टर के साथ, और जो ही एंटीजन टी सेल्स के रिसेप्टर के साथ जुड़ता है टी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है। ये इंटरल्यूकिन 2, 4 और 6 का और 10 का सेक्रेशन शुरू कर देती है और इसके क्लोन तैयार हो जाते हैं और ये क्लोन TH2 सेल्स के अंदर बदल जाते हैं। ये जो TH2 सेल है अब ये बी सेल्स को एक्टिवेट कर देगी और बी सेल्स है वो लगातार फिर प्लाज्मा कोशिका के अंदर बदल के और इसका सेक्रेशन शुरू कर देती, एंटीबॉडीज़ का सेक्रेशन शुरू कर देती हैं।